गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे जो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोग आज देखेंगे। तो किन किन जगहों पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है यही हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि नो आर्टिकल प्लस नेम्स ऑफ मिल्स। नो आर्टिकल प्लस नेम्स ऑफ, यानी भोजन के नामों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग बताए थे कि हम इस तरह का सिंबल फाई का भी दे देंगे तो समझिएगा कि जीरो आर्टिकल है, यानी कोई आर्टिकल का वहां प्रयोग नहीं होगा। तो नेम्स ऑफ मिल्स में क्या क्या आपको आ जाएगा, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सपर। तो इन शब्दों का जब प्रयोग, जब नेम्स ऑफ मिल्स का प्रयोग सामान्य अर्थ में होगा तो इसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे I have had a lunch today. I have taken a lunch today, इसका मीनिंग यह हो जाएगा I have had a lunch today या I have had the lunch today। मैंने लंच कर लिया है, भोजन कर लिया। तो कर लिया है का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, सामान्य अर्थ में लंच का बात हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। The breakfast is ready for the children। तो यहां भी द या ए का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि सामान्य अर्थ में हो रहा है ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार है। तो सामान्य अर्थ में हो रहा है तो यहां भी हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपली लिखा जाएगा ब्रेकफास्ट इज रेडी फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन किस स्थिति में हम लोग इन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं उस पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो ध्यान क्या देना है, तो देखिए, यदि नेम्स ऑफ मिल्स के नाम के पहले, नेम्स ऑफ मिल्स के पहले किसी एडजेक्टिव का अगर हम प्रयोग करते हैं, जैसे टेस्टफुल, स्वीट, ये सब शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, डिलीशियस, तो वैसी स्थिति में उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो अगर एडजेक्टिव नेम्स ऑफ मिल्स के पहले आ जाए तब वैसी स्थिति में इस नेम्स ऑफ मिल्स के लिए हम लोग यहां पर ए एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैव, उसी सेंटेंस को दे रहे हैं, आई हैव हैड अ टेस्टफुल डिनर टुडे। तो डिनर के पहले क्या आ गया, टेस्टफुल एडजेक्टिव आ गया। तो अब वैसी स्थिति में हम लोग अगर यहाँ आर्टिकल नहीं लगाएंगे तब यह वाक्य गलत होगा। यहां पर ए सही है। फिर देते हैं हिज फ्रेंड हैज made a delicious breakfast। made, prepared कुछ भी लिख सकते हैं। तो delicious breakfast। तो अब अगर हम यहाँ ए का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि पहले हम आपको बताया था कि नेम्स ऑफ मिल्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, तो वैसी स्थिति में यह वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि
इस ब्रेकफास्ट के पहले क्या आ गया, यह एडजेक्टिव आ गया। और अभी आपको हम क्या बताया कि नेम्स ऑफ मिल्स के पहले अगर एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाए तो वैसी स्थिति में इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग यहाँ पर होगा। यानी यहाँ पर हमको क्या करना होगा, अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट लिखना पड़ेगा, तब जाकर के यह वाक्य आपका सही होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पार्टिकुलराइज, मान लीजिए किसी विशेष मिल का कहीं पर प्रयोग किया जाए, किसी मिल को पार्टिकुलराइज कर दिया जाए, तो जब पार्टिकुलराइज कर दिया जाएगा तो जैसा कि आपको बहुत शुरू में ही हम डेफिनेट आर्टिकल पढ़ाते समय बतलाए थे कुछ स्ट्रक्चर्स, जनरलाइजेशन और पार्टिकुलराइजेशन का। तो जनरलाइजेशन और पार्टिकुलेशन क्या बताए थे कि जब कोई भी नाउन जब पार्टिकुलराइज हो जाता है तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो उस तरह से हम लोग यहाँ भी इसको पार्टिकुलराइज कर सकते हैं। अगर जो पार्टिकुलराइज हो जाएगा तो उसके पहले क्या लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा। एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर हम लिखते हैं डिनर which we took yesterday से बेहतर शब्द यहाँ लास्ट नाइट लिखे ज्यादा बेहतर है। took last night was very tasteful। Dinner which we took last night was very tasteful, बहुत ही स्वादिष्ट था। तो क्या चीज स्वादिष्ट था, जो पिछले रात हम लोग डिनर किए थे। तो यह डिनर क्या हो गया, समान अर्थ में हो रहा है, नहीं, पार्टिकुलराइज हो गया। तो जब पार्टिकुलराइज हो गया कि उस डिनर की बात हो रही है जो लास्ट नाइट किया गया था, तो अब यहाँ पर यह वाक्य गलत हो जाएगा। अगर हम यहाँ अ डिनर लगाते हैं तो भी यह वाक्य गलत होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा, The dinner which we took last night was very tasteful. That will be correct sentence. तो इस तरह से आप पार्टिकुलराइज करके जब दिया जाएगा तो उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल भी आ जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ किंतु परंतु बहुत है। जैसा कि पहले भी बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में महाभारत से भी ज्यादा किंतु परंतु इफ और बट लगा हुआ है, और सारे इफ और बट पर हम लोग को ध्यान देना है। नहीं ध्यान देंगे तो गलती होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो किंतु परंतु पर ध्यान देना होगा कि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, परंतु बट करके दो चीज आ गया कि हाँ ए एन भी आ सकता है और द भी आ सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। तो एक ही जगह हम आप लोगों को सारा चीज बताते रहे। तो देखिए, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट किसी विषय के नाम के पहले, या यह कह लीजिए कोई लैंग्वेज, कोई कलर, रंग, तो इनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे वह कलर हो या लैंग्वेज हो या सब्जेक्ट का नाम, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जीरो आर्टिकल, तो वहां कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि शी हैड नो इंटरेस्ट, शी हैड नो इंटरेस्ट इन द इंग्लिश या इन द मैथमेटिक्स। मान लीजिए हम यही लिख दिए, कोई भी चीज फिजिक्स वगैरह कुछ भी लिखा जा सकता था। तो क्या यह सेंटेंस सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ इंग्लिश, द इंग्लिश भी सही है ग्रामेटिकल, लेकिन द इंग्लिश का अर्थ क्या होगा? द इंग्लिश का अर्थ हो जाएगा अंग्रेज लोग, नहीं, जैसा कि डेफिनेट आर्टिकल में बताया गया था, द इंग्लिश, द हिंदूज, द इंडियन। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में आ रहा है, या यह कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। इंग्लिश सब्जेक्ट को में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, या मैथमेटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तब हम लोग इसके पहले अगर यहाँ हम एन भी लगा देते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि इंग्लिश के पहले तो एन आ सकता है क्योंकि वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ क्या है, यह सब्जेक्ट है, इसलिए ना यहाँ द लगेगा ना
एन लगेगा, उसी तरह से यहाँ मैथमेटिक्स में भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। सिंपली होगा शी हैड नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश या इन मैथमेटिक्स, इस तरह से होगा। अब यह सेंटेंस सही हो जाएगा। अब देखिए हम लिखते हैं मिस्टर सिंह इज ए टीचर ऑफ द इंग्लिश। हियर मान लीजिए हम दे रहे हैं मिस्टर सिंह इज ए टीचर ऑफ द इंग्लिश हियर, यानी मिस्टर सिंह यहाँ अंग्रेजी के शिक्षक हैं। तो अंग्रेजी के शिक्षक हैं या अंग्रेजों के शिक्षक हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, अंग्रेजों के शिक्षक हैं, यहाँ अंग्रेजी के शिक्षक हैं, तो इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा। एक ऐसा भी सेंटेंस दिया जाता है इसे मिलता जुलता, जैसे मिस्टर सिंह इज एन इंग्लिश टीचर। बोलिए तो सही है, मिस्टर सिंह इज एन इंग्लिश टीचर, मिस्टर सिंह अंग्रेजी के शिक्षक हैं। यहां भी हम हियर लिख दे रहे हैं, यानी दोनों सेंटेंस सेम हो गया। इज इट राइट? नहीं, यह भी गलत है। यहाँ इंग्लिश टीचर अगर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोलचाल की भाषा में हम लोग इंडियन इंग्लिश में इसका खूब यूज करते हैं कि इंग्लिश टीचर, लेकिन इंग्लिश टीचर का मतलब हो जाएगा अंग्रेज शिक्षक, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं, अंग्रेज शिक्षक। मिस्टर सिंह क्या है, अंग्रेज शिक्षक है, अंग्रेजी के शिक्षक नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को लिखना होगा मिस्टर सिंह इज ए टीचर ऑफ इंग्लिश, इसलिए मिस्टर सिंह इज एन इंग्लिश टीचर लिखना गलत हो गया। ठीक है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। तो कोई भी हो, कोई कलर दे दें, कोई लैंग्वेज दे दें, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कि कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कहां कहां नहीं होता है। एक और बिंदु पर हम लोग ध्यान दें कि पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट, पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट, तो पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के अंतर्गत क्या आता है, तो इसके साथ भी हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वहां एक कंडीशन लगा हुआ रहता है कि इसके पहले क्या आता हो, प्रीपोजिशन बाय, बिफोर, आफ्टर, ये सब आता हो। तो पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के पहले बाय, बिफोर, आफ्टर इत्यादि जैसे प्रीपोजिशन आते हैं, तो पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। तो पार्ट्स ऑफ द डे एंड नाइट में क्या आ जाएगा, जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहां से लीजिए डाउन, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, डस्क, नाइट, ये सब क्या है, दिन और रात के हिस्से हैं। तो इन शब्दों के पहले बाय, बिफोर, आफ्टर जैसे प्रीपोजिशन आ जाते हैं, तो इनके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सी विल हैव completed this task by the night. She will have completed this task by the night, यानी रात तक वह इस टास्क को पूरा कर लेगी या कर चुकेगी। तो by the night, तो by लग गया नाइट के पहले, तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। तो यही हम लोग को ध्यान देना है। द चिल्ड्रेन
will return at the evening, या by the evening कर देते, by the evening, the children will return by the evening. तो by the evening होगा, by evening यानी शाम तक, ये आपको आ जाएगा। तो इन सब चीजों को हम लोग को ध्यान देना है कि इसके पहले by, after, before, at ये सब प्रीपोजिशन आ जाते हैं तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन इसका भी अपवाद है, जैसा कि पहले भी बताया है, महाभारत की तरह किंतु परंतु लगा हुआ है, तो ये तो सामान्य रूल हो गया। लेकिन अब इसमें देखिए कि किस परिस्थिति में हम लोग आर्टिकल लगा सकते हैं। तो सारे परिस्थितियों पर भी हम लोग को ध्यान देना होगा। तो ध्यान क्या देना है कि जैसे एट नून, ये सही है। एट नाइट, ये भी सही है। बट इन द नाइट, परंतु इन द नाइट, जब नाइट के पहले द आर्टिकल आता है तो इन के साथ यह भी सही होगा। बाकी इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो एट नाइट और इन द नाइट में क्या अंतर, ये भी ध्यान देना होगा। यहाँ एट द नून लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान देना होगा। एट द नून लिखेंगे तो यह गलत होगा। एट द नाइट लिखेंगे तो यह भी गलत होगा। और यहाँ इन नाइट लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो एट नाइट और इन द नाइट दोनों सही है। तो क्या है, ये दोनों में बेसिक अंतर क्या है? तो एट नाइट जो है यह जनरल मीनिंग देता है, यानी कोई रात, और इन द नाइट जो है पार्टिकुलर मीनिंग देता है। ये ध्यान देना होगा, यानी विशेष रात, खास रात की जब बोध होगी, यानी खास रात का बोध होगा तो इन द नाइट, यानी वह नाइट जो आपको पहले से जानकारी हो। जैसे अब एग्जाम्पल से देखिए इसको, हम लिखते हैं डॉग्स बार्क एट द नाइट, इज इट राइट? डॉग्स बार्क एट द नाइट, कुत्ते रात्रि में भौंकते हैं। तो सामान्य रूप से सब रात्रि कोई खास रात में भौंकता है नहीं, सारे रात को भौंकने की उसका नेचर है, प्रकृति है। तो यहाँ पर एट द नाइट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखना होगा? एट नाइट लिखना होगा, तब सही है। अब कहते हैं a guest appeared at night। अब इसको अंडरलाइन, एट नाइट फ्रेज के रूप में तो सही है, लेकिन appeared at night मतलब रात में गेस्ट उपस्थित हो गए, मतलब आ गए। तो उपस्थित हो गए का मतलब पिछली रात, जिस रात को आप जानते हैं, मैंने जस्ट पिछली और पर्टिकुलराइज हो गया। तो यहाँ एट नाइट नहीं लिखना होगा, इन द नाइट लिखना। ये एग्जाम्पल देखिए, सम स्टूडेंट्स आर इन द हैबिट ऑफ, some students are in the habit of studying in the night, यानी कुछ छात्रों को रात्रि में पढ़ने की आदत होती है। दिन में नहीं पढ़ते, दिन में खूब खेलेंगे, गप करेंगे, ये सिनेमा देखेंगे, लेकिन रात में पढ़ेंगे। कुछ छात्र ऐसे होते हैं। तो some students are in the habit of studying in the night। तो in the night तो पढ़ क्या कोई खास रात को पढ़ने की हैबिट होती है? नहीं, यहाँ जनरल मीनिंग आ रहा है, लेकिन एक्सप्रेशन के हिसाब से in the night भी सही होता है और at night भी सही होता है। लेकिन यहाँ पर मीनिंग किस चीज का है? किसी खास रात का तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर in the night लिखना हम लोग को गलत होगा।
तो इस तरह के अर्थों पर भी आपको ध्यान देना होगा, चाहे जिस तरह के प्रश्न पूछा गया हो, कॉमन एरर के रूप में हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में हो, क्लोज पैसेज में दिया हुआ हो, सेंटेंस फिलर्स में दिया हुआ हो, यानी जहां भी पूछा हुआ हो, आपको सेंटेंस के मीनिंग पर ध्यान देना होगा कि वेदर इट विल बी यूज्ड एट नाइट और इन द नाइट। तो यहां पर आपका सही क्या होगा? एट नाइट, ये सही। तो इस तरह से आपको ये सब चीज ध्यान देना होगा अर्थ पर। अगर अर्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, इसलिए अर्थ पर ध्यान देना जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य अर्थ में प्रयोग होते हैं, वाइडेस्ट सेंस में प्रयोग होते हैं, तो उन शब्दों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो वो कौन से शब्द हैं वो देखिए। इसके अंतर्गत आ जाएगा लाइफ, डेथ, नेचर, ब्यूटी, साइंस, मैन, वोमैन, या कोई दूसरा भी कॉमन नाउन आ सकता है। तो जब ये वाइडेस्ट सेंस में यूज होगा, व्यापक अर्थों में यूज होगा, तो इन शब्दों के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सेंटेंस के तौर पर एक दो देख लेते हैं। द ब्यूटी needs no ornaments, यानी सुंदरता को कोई गहने की जरूरत नहीं होती। द ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, तो यहाँ ब्यूटी का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग आर्टिकल लगा दे रहे हैं, द या ए कुछ भी लगाएंगे तो वह गलत होगा। यहाँ सिंपली क्या लिखना होगा कि ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, तब जाके आपका सेंटेंस सही होगा। उसी तरह से द या ए मैन इज अ सोशल एनिमल, तो यह भी सेंटेंस गलत होगा क्योंकि यहाँ हम लोग आर्टिकल लगा दिए हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है या होता है, तो यह भी मैन का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, तो यहाँ भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। साइंस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। The science is not only a boon but also a curse. The science is not only a boon but also a curse, यानी विज्ञान जो है केवल वरदान ही नहीं है बल्कि अभिशाप भी है। आप जानते हैं कि साइंस तो यूजर पर डिपेंड करता है कि वरदान के रूप में यूज हो रहा है या अभिशाप के रूप में यूज हो रहा है। तो यहाँ साइंस का प्रयोग व्यापक अर्थ में है, तो यहाँ भी हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग को ध्यान देना होगा कि किस अर्थ में प्रयोग हुआ। अब जैसे यहाँ पर हम लिखे थे मैन इज ए सोशल एनिमल, ऐसे आप जानते हैं कि जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, लेकिन यह चीज देखिए कि यहाँ पर व्यापक अर्थ में जब प्रयोग हो, तो जब व्यापक अर्थ में यह प्रयोग होगा तो वैसी स्थिति में किसी आर्टिकल का प्रयोग इन शब्दों के पहले नहीं होगा। यहाँ मैन वुमन ही नहीं है, यहाँ चाइल्ड भी आ सकता है, कोई भी नाउन आ सकता है, बशर्ते कि वह व्यापक अर्थ दे रहा हो दिए गए वाक्य में। तो यह सारा कुछ डिपेंड करता है उसके यूज पर। द लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, अगर हम लिखते हैं कि द लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है कि फूलों का सेज नहीं है, तो यह व्यापक अर्थ में है। द लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, तो यहाँ पर भी द लाइफ नहीं लिख करके क्या हो जाएगा, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज।
यह सही होगा। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि जब भी व्यापक अर्थ में इन नाउन्स का प्रयोग वाक्य में दिया हुआ हो, चाहे वह किसी तरह के क्वेश्चन में हो, चाहे वह कॉमन एरर के रूप में हो, या फ्रेज इंप्रूवमेंट के रूप में हो, या सेंटेंस फिलर्स के रूप में हो, क्लोज पैसेज के रूप में हो, यानी किसी रूप में दिया हुआ रह सकता है, तो आपको मीनिंग पर ध्यान देना होगा। क्योंकि हमेशा से हम कहते आए हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज पर पकड़ बनाने के लिए आपको किसी भी सेंटेंस के ग्रामर, स्ट्रक्चर और मीनिंग तीनों ही चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। यानी कि ग्रामेटिकली सही है तो वह सेंटेंस सही हो गया, ग्रामर सही है, ग्रामेटिकली वह सेंटेंस सही है, लेकिन मीनिंगफुली नहीं है तो वह गलत हो जाएगा। तो मीनिंगफुल सेंटेंस भी होना जरूरी है, तो ग्रामर स्ट्रक्चर भी होना सही जरूरी है। तो ग्रामर, स्ट्रक्चर और मीनिंग तीनों ही दृष्टियों से जब सही वाक्य होगा तभी उस वाक्य को सही माना जाएगा, अदरवाइज वह गलत होगा। तो इस तरह से अब हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ ऐसे भी फ्रेजेज होते हैं कि जब वो वाक्य में आते हैं तो उनके साथ जब नाउन आता है तो वह नाउन कोई आर्टिकल नहीं लेता है। तो जैसे वो फ्रेज कौन से फ्रेज है जिनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं? तो देखिए, जैसे रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, ये सब क्या है? फ्रेजेज हैं। टाइटल ऑफ, ये भी लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ। तो देखिए, इसी के बाद यहां पर नाउन आता है, SCN, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इस फ्रेजेज के बाद यहां पर क्या आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ऐसे हम लोग सामान्य रूप से क्या करते हैं, जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हम लोग कोई ना कोई आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पर आप किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जब इस फ्रेज के बाद जस्ट बाद वह सिंगुलर नाउन आएगा तो उसके पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो वह गलत हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि मिस्टर गुप्ता accepted the post of an assistant। मान लीजिए यही सेंटेंस है, मिस्टर गुप्ता एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ एन असिस्टेंट। तो असिस्टेंट के पहले हम लोग एन लगा दिए हैं, तो इससे पता चल रहा है कि असिस्टेंट के पहले तो एन सही है, लेकिन यह किसके बाद आया है? पोस्ट ऑफ के बाद आया है यह नाउन। अब यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। यह रूल यही करता है कि इस फ्रेज के जस्ट बाद आने वाले सिंगुलर नाउन के पहले हम लोग किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसी तरह से देते हैं, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ अ नॉवेल। मैं इस तरह के उपन्यास को पसंद नहीं करता। तो यहाँ भी नॉवेल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले भी ये लगा दिए हैं, तो यहाँ भी ए का प्रयोग यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ग्रामेटिकली ये सब सेंटेंसेज क्या है? गलत है। तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। तो इस फ्रेज को याद रखेंगे, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, जॉब ऑफ, टाइटल ऑफ, ये सब के बाद जो है कि अगर आर्टिकल का प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो देखने में लगता है कि वाक्य सही है, लेकिन ग्रामेटिकली वह गलत है। इसलिए आपको परीक्षा की दृष्टि से इस चीज पर ध्यान देना होगा। और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि इन फ्रेजेज के ठीक बाद जो नाउन आते हैं उनके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक दो में आपको ध्यान देना है कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, ये जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इसके साथ हम लोग एक का प्रयोग या एन का प्रयोग करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, वह इनफॉर्मल इंग्लिश में है। और आज हम लोग इतना ही पर अपना क्लास समाप्त करते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू
subscribe this channel for new videos updates. That's all for today.